Hello students, for today's class topic is human digestive system. Human digestive system, there are some slides we studied earlier. Now I will repeat that slides in one go. Introduction: biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. यानी कि जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फूड में, वो क्या है कि वो जो हैं वो जैसे कि तैसे अगर ले लिए जाएँ तो लेते ही हैं हम, जैसे कि रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, ये इनके रूप में हम इसे ले रहे हैं। बट ये एज़ इट इज़ हमारी बॉडी में क्या है, अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। इसके ये अब्ज़ॉर्ब हो सके, इससे एनर्जी मिल सके सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद, इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये फूड जो है वो डाइजेस्ट होना चाहिए सिंपल फॉर्म में। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। देन वी स्टडीड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर। एक लाइन में मैं आपको फिर से इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि फूड जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये माउथ है, माउथ में फूड जाता है, माउथ से बक्कल कैविटी। आप सभी के पास माउथ है, माउथ देखिए, माउथ ओपनिंग जो है वो बक्कल कैविटी है, जिसमें ये देखिए यहाँ वन और ये सॉरी ये वाली नहीं, ये जो है आपको पैरोटिड ग्लैंड्स दिखाई दे रही, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है सब मैक्सिलरी होती है और सब लिग्वन। ये तीन जोड़ी सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं ये बक्कल कैविटी में ओपन होती हैं। और साथ ही साथ ये जो बक्कल कैविटी है ये कहाँ खुलती है, ये एक ओपनिंग जो होती है गले में, जिसको कि कहते हैं फेरिंग्स में ओपन होती है। और देखिए कि ये जो फेरिंग्स है वो यही वाला पोर्शन है, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहीं पर गले में बिल्कुल होता है। तो ये माउथ ओपनिंग जो है ये इसे फेरिंग्स से होके फूड कहाँ आ जाता है, ऑइसोफेगस में आ जाता है, ऑइसोफेगस से जे शेप्ड स्टमक में जाता है, स्टमक से सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रहता है ड्यूडेनम जिसे कहते हैं वो दिखता है, फिर जेजुनम और इलियम दिखता है, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है जिसमें कोलन आपको दिखेगा, कोलन के बाद यहाँ पर सीकम का अवशेष, यानी कि सीकम कभी हुआ करती थी ह्यूमंस में, तो इसका अवशेष के रूप में ये पाई जाती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के रूप में। फिर सीकम के बाद ये कोलन है, कोलन के बाद रेक्टम है लास्ट पार्ट, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर किया जा सकता है। फिर ये लास्ट पॉइंट आपको एनस दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू जो ये फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से बाहर इजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम कल भी स्टडी किया था, ये डायग्राम मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता दिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस्ड yesterday. This is the path of food. Food first enters through mouth, goes to buccal cavity, then pharynx, so esophagus, goes to stomach. After that in duodenum, jejunum and ileum of small intestine, then goes to colon, rectum, and through anus undigested food goes out of the body. Now we will discuss the dental structures, our human dental structures. You are well aware of the fact that most of the children have teeth, have replaced tooth. They have a different set of tooth in childhood stage, and after adolescence they have a different set of cells, means a new set of tooth replaces the earlier set, milk teeth, known as milk teeth. Majority of mammals including human being forms two sets of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diphyodont. Humans are diphyodont, means कि जो कुछ दांत हैं
देखिए टोटल अगर हम बात करें ये डेंटिस्ट वो अपर जॉ जो बोन होती है वो होती है मैक्सिला बोन होती है, नीचे ओवर लोअर जॉ जो होती है वो होती है मैंडिबल, फिर इसी में जो टूथ होता है वो प्रेजेंट होता है, ये इंसाइजर होता है यहाँ पर, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्री मोलर्स होते हैं, देन मोलर्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी है, इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर्स है। ठीक है, इस तरह इधर होते हैं, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है और मोलर है। इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है और लास्ट में मोलर है। तो ये जो सारे दांत हैं इसमें से इंसाइजर जो होता है वो 2 होते हैं, यहाँ पर कैनाइन जो होता है 1 होता है, फिर प्री मोलर जो है वो भी 2 होता है और मोलर जो है वो 3 होता है। देखिए मोलर ऐसे लिखा जाता है M और 3, तो इसे ऐसे करो या ऐसे करो तो ये मोलर जो होता है यही केवल 3 होता है। अगर कभी कंफ्यूज हो तो आप देख लें, PM प्राइम मिनिस्टर होता है तो 2 इसमें आते P और M, तो ये 2 होता है, तो PM हमेशा जो प्री मोलर होगा वो 2 होगा संख्या में। और इंसाइजर जो I है, I भी बेटा आगे के 2 जो दांत होते हैं पहले वाले वो 2 होते हैं। और कैनाइन आप जानते हैं, कैनाइन जो है टीयरिंग शेयरिंग फूड का करता है, यानी कि चीर फाड़ भोजन की करने में प्रयोग होता है, तो ये 1 ही होता है संख्या में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें से 2 1 2 यानी इंसाइजर कैनाइन और जो प्री मोलर्स हैं, तो ये 2 2 4 1 5 यानी कि टोटल ये 5 हुए। तो 5 इधर के, 5 इस तरफ के, 5 इस तरफ के, 5 इस तरफ के, तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल इनका नंबर हो गया 20। तो आउट ऑफ 32 में से जो 20 है जो कि इंसाइजर है, कैनाइन है और प्री मोलर है, तो ये कितने होते हैं? 20 जो होते हैं ये 2 बार निकल सकते हैं, इसीलिए ह्यूमन के कुछ दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। इन्हें इस कंडीशन को ही बोलते हैं डाइफ्यूडोंट, मीन्स a set of temporary milk or deciduous teeth get replaced by a set of permanent or adult teeth। यही जो डेंटिशन का टाइप है बेटा इसे ही बोलते हैं, कंडीशन को डाइफ्यूडोंट बोलते हैं। जबकि जो लास्ट में ये देख रहे हैं, अगर ये हम फिर से बनाएं, ये ऊपर का हिस्सा है आपका और ये जबड़े को हम ऊपर वाले को भी 2 बार पार्टिसिपेट कर देते हैं, 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट और राइट, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट। तो इस एक की बात की जा रही है, 2 1 2 3 यहाँ भी होगा, 2 1 2 3 यहाँ भी होगा, 2 1 2 3 इधर भी होगा, 2 1 2 3 इधर भी होगा। तो हर साइड में लास्ट में जो होता है 3, इधर के 3, इधर के 3, इधर के 3, इधर के 3, तो ये क्या होते हैं? ये लास्ट 3 जो होते हैं ये 3 मोलर्स होते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि 3 मोलर नहीं पाए जाते हैं, केवल 2 ही मोलर पाया जाता है। आप अगर अभी अपना दांत गिनिए तो आपको 28 दांत ही मिलेगा अपने जबड़े में, बहुत कम होंगे, 32 तो किसी के नहीं होते हैं, 29 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, पर 32 नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कंडीशन है कि जो मोलर्स हैं ये 2 ही होते हैं, और जो लेकिन यहाँ बताया जाता है फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, तो ये जो 3 होता नहीं है, 2 ही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसमें ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में ह्यूमन में क्या था, ह्यूमन में पहले 3 मोलर्स हुआ करते थे। मोलर का काम होता है भोजन को चबाना, लेकिन जब इंसान ने भोजन को पकाकर खाना शुरू किया अच्छी तरीके से, तो उसे बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए जो मोलर थे भाई, प्री मोलर्स हैं 2 ऑलरेडी, वो हैं चबाने के लिए, फिर मोलर भी 3, तो इतने यानी कि ये 20 दांत सिर्फ चबाने के लिए नहीं, तो ज़रूरत नहीं थी। इसलिए क्या होने लगा, लास्ट का जो मोलर, तीसरा मोलर होता था, थर्ड मोलर, या इसे ही बोलते हैं लास्ट मोलर या थर्ड मोलर जो ह्यूमन का होता है, वो अब क्या रहने लगा, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया या रेसिडुअल ऑर्गन हो गया, यानी कि अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। और इसीलिए ह्यूमन में प्रायः 28 की दांत ही पाए जाते हैं, 32 की जगह 28 दांत ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो या और अगर आप देखें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और जो एक चौथा है वो है क्या, मोलर, तो आप देखेंगे कि इंसाइजर अगर टूटता है तो 2 बार निकल सकता है, कैनाइन भी और प्रीमोलर भी, लेकिन मोलर जो चौभर दांत होते हैं लास्ट वाले, ये किसी के कभी भी किसी की भी लाइफ में 2 बार नहीं निकलते। ठीक है,
तो ये हमेशा एक ही बार निकलते हैं और टोटल ये 3 होते हैं और 4 तरफ के हिस्से हो गया, राइट अपर, लेफ्ट अपर, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट जॉ, ऐसे मिला के 4 जगह हुई, 4 कोनों में 3 होते हैं। तो टोटल ये 12 दांत जो होते हैं जिनको मोलर कहते हैं, 12 मोलर होते हैं जो बेटा, ये क्या है, ये किसी भी ह्यूमन के लाइफ में केवल एक ही बार निकलते हैं। तो ह्यूमन के जो डाइफ्यूडॉन्ट कंडीशन होती है ये इंसाइजर में होती है, कैनाइन में होती है और प्री मोलर में होती है, जो 2 1 2 है। तो ये टोटल हुए 5 और 4 हो गए अपर लेफ्ट अपर राइट, लोअर लेफ्ट लोअर राइट। तो ऐसे करके 20 दांत जो हो गए ये तो डाइफ्यूडॉन्ट कंडीशन में होते हैं, यानी कि इनमें एक बार बचपन में परमानेंट, पहले बचपन में टेम्परोरी या डेसिडुअस टीथ निकलता है और फिर बाद में क्या हो जाता है वो उस रिप्लेस होता है और वहाँ पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। 20 दांत डाइफ्यूडॉन्ट होते हैं और बाकी 32 में से माइनस कीजिए तो 12 बचते हैं, ये सारे मोलर्स होते हैं। सारे मोलर्स जो होते हैं टोटल मोलर्स 12 होंगे और ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे ही मोनोफियोडॉन्ट होते हैं, मोलर्स मोनोफियोडॉन्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल प्रोसीड और नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या है। देखिए हेट्रोडॉन्ट कंडीशन होती है, तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जो ह्यूमन का कंडीशन है, ह्यूमन में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं वो च्युइंग करते हैं यानी चबाने के काम में आते हैं। कैनाइन जो होता है टीयरिंग शेयरिंग ऑफ फूड करता है यानी भोजन की चीर फाड़ में काम आता है। और जो इंसाइडर होते हैं आगे के दांत, ये भोजन को काटने बाइटिंग के काम में आते हैं। तो आपने भी कभी किसी को बचपन में दांत काटा होगा, तो जिस दांत से आप किसी को दांत काटते थे वही आपके इंसाइजर्स होते हैं और टोटल जो होता है किसी में 8 इंसाइजर टीथ होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल प्रोसीड ऑन नेक्स्ट। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जॉ हमारा जो टूथ होता है वो किस तरीके से जबड़े में लगा होता है, ये जो है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, जॉ बोन होती है, जॉ बोन एक सॉकेट बनाती है। देखिए ऊपर का जॉ जो है मैंने बताया वो मैग्जिला बोन होती है, नीचे मैंडिबल बोन होती है। तो जो मैग्जिला होती है वो सॉकेट बनाती है। देखिए इस तरीके से सॉकेट्स बने होते हैं और इन्हीं सॉकेट्स में जो है टूथ एम्बेडेड रहते हैं। तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट नोन एज थीकोडॉन्ट। दिस कंडीशन इज नोन एज थीकोगॉन। थीकोडॉन्ट तो पूछा जाए ह्यूमन में कैसी कंडीशन होती है तो आप बताएंगे थीकोडॉन्ट कंडीशन पाई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस डेंटल फार्मूला। इन ह्यूमंस अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या है, 2 1 2 3 2 1 2 3। यानी कि ये बहुत बार मैंने आपको समझाया कि ये ऊपर का जॉ है और ये नीचे के जॉ है। तो ये ऊपर के जॉ के 2 1 2 3 इसके भी कितने हिस्से को प्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये क्या होता है कि ऊपर का जॉ अगर हम देखें तो ऊपर के जॉ का ऐसे हिस्सा होगा, तो इसमें से एक हाफ को ये प्रेजेंट करता है। 2 1 2 3 जिसमें इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होंगे और मोलर होगा। इसी तरह से लोअर जॉ में भी आप देखिए तो लोअर जॉ में भी क्या होगा कि लोअर जॉ में भी आप देख सकते हैं ये ऐसी वाली कंडीशन है, ये लोअर जॉ। तो एक इतने हाफ में 2 1 2 3 और इधर भी 2 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि इधर 2 1 2 3, इधर 2 1 2 3, इधर 2 1 2 3, इधर 2 1 2 3। तो अब आप काउंट करोगे टोटल आपके 32 आएंगे। लेकिन ये लास्ट वाला जो 3 लिखा है ये 3 नहीं होता है, हर तरफ होता 2 ही है। एक अवशोषी के रूप में रहता है, किसी किसी में निकलता है। तो जब निकल जाता है तो उसको विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ कहते हैं। मैच्योरिटी या एडल्टहुड आने पर निकलता है, मोस्टली 30 के बाद ही निकलता है प्राय। तो वो प्राय अवशेषी होता है। तो 32 ना होकर के प्राय दांत जो आप देखेंगे 28 ही होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये डेंटल फार्मूला। इन ह्यूमंस अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ is represented by a dental formula in the order incisor, canine, premolar and molar. Okay students, तो ये जो आपका है ये मैंने आपको बता दिया। फिर अब हमने ये जो डिस्कस कर लिया कि जो सबसे पहले माउथ में
फूड आता है तो माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। अब टीथ का हमने डिस्कशन कर लिया। टीथ के बाद अब हम आगे देखते हैं कि जो फूड है आगे जाता है, जो फूड है वो आगे जाता है, तो फूड जो है वो आगे जाता है। तो ये अब हम देखने वाले हैं, यानी कि ये जो बक्कल कैविटी है, इसमें बक्कल कैविटी है, ये माउथ की जो बक्कल कैविटी है, इसमें टीथ प्रेजेंट थे और टंग प्रेजेंट थी। साथ ही साथ यहाँ जो फर्स्ट देखा है मैंने, कुछ सलेवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, कान के पीछे प्रेजेंट होती है और मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सैलिवरी ग्लैंड जिन्हें कहते हैं, तो ये क्या करती है, ये इसमें सलाइवा रिलीज करती है। कहाँ? बक्कल कैविटी में। ओके स्टूडेंट्स, द माउथ alimentary canal opens in mouth. The alimentary canal begins with an anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus. The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. The hard chewing surface of the teeth made up of enamel. यानी कि जो दांतों की जो सरफेस बहुत हार्ड होती है, ये बॉडी का पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो एनामिल नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। पूछा जाता है दिस हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये भोजन को चबाने में जो है वो मदद करता है। फिर आप देखेंगे ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ short pharynx which serves as a common passage for food and air। यानी कि अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ कि ये जो माउथ है, माउथ ओपनिंग है यहाँ पर और यहाँ पर नेज़ल ओपनिंग होती है। तो नेज़ल ओपनिंग भी आकर और ये माउथ ओपनिंग भी आकर, ये दोनों ही ओपनिंग जो है, ये माउथ ओपनिंग भी और ऊपर से नेज़ल ओपनिंग दोनों आकर जहाँ पर खुलती है, ये जगह क्या कहलाती है? फेरिंग्स कहलाती। लिखा है ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो नाक की हवा आ रही है, प्रायः ये रास्ता जो होता है हमेशा खुला रहता है, विंड पाइप, क्योंकि हर समय हम खाना तो खाते नहीं रहते हैं लेकिन सांस हर समय लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो रास्ता है, ये कि नाक का रास्ता है, ये हवा आई और ऐसे क्रॉस करके आती है, आगे चले जाती है, आगे विंड पाइप में, जिसको कहते हैं ट्रैकिया। ये रास्ता हमेशा खुला रहता है। लेकिन जब हम फूड स्वलोइंग करते हैं, फूड निगलते हैं, तो पीछे भी जो ये पाइप है जिसको ओइसोफेगस कहते हैं, ओइसोफेगस है, तो फूड देखिए यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ही जो ये एक ढक्कन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम क्या? एपीग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये जो एपीग्लॉटिस नाम का फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप है, जिस समय हम फूड स्वलोइंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये थोड़ी देर के लिए आकर इसके ऊपर अटैच हो जाता है। प्रायः ये क्या करता है, ये जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस को ढक के रखता है, ये फूड पाइप को ढक के रखता है। लेकिन जिस टाइम पर हम फूड को निगल रहे होते हैं उस टाइम पर ये यहाँ आ जाता है और विंड पाइप को बंद करता है। कभी कभी अगर इसी प्रोसेस में थोड़ा एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो फूड जो है ये क्या होता है कि अचानक से ये हो सकता है कि इस रास्ते में चला जाए, फूड यहाँ से यहाँ चला जाए, विंड पाइप में चला जाएगा। तो वही कभी कभी देखिए बहुत तेज़ी से छिचनी आती खाना खाते समय अगर आप भूलते रहेंगे तो ये मैंने आपको बताया कि कॉमन पैसेज है pharynx for food and air. The oesophagus and the trachea open into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis. Glottis क्या है? जो ट्रैकिया या विंड पाइप है आगे की तरफ, उसकी ओपनिंग है, वो जो छेद है उसके ऊपर, तो उसको ढक कर रखने के लिए क्या होता है? एपीग्लॉटिस होता है। परमानेंटली तो एपीग्लॉटिस क्या है? फूड पाइप को बंद करता है, लेकिन जिस समय हम भोजन निगलते हैं तो वो जाके तुरंत से विंड पाइप को निगल देता है, ताकि बंद कर देता है, ताकि भोजन निगलते समय भोजन जो है वो आगे विंड पाइप में नहीं चला जाए। द ओइसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag like structure called stomach. ओइसोफेगस क्या है? थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली नेक, थोरैक्स और डायफ्राम इसको पूरा पंक्चर करते हुए, एक लंबी सी ट्यूब है जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करती है? पंक्चर करते हुए, मतलब क्रॉस करते हुए, तब ये आती है आगे और कहाँ खुलती है?
स्टोमक में जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक में खुलता है। ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर नाम है इसका। क्या नाम है? इसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल। देखिए ये स्ट्रक्चर है एक जिसका नाम है ओइसोफेगस। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ओइसोफेगस। ठीक है, और ओइसोफेगस कहाँ खुलता है? आके स्टोमक में। तो ये जो यहाँ पर यहाँ से फूड यहाँ जाएगा तो इस जगह पर एक स्फिंक्टर होता है, यानी एक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो ये देखता है कि फूड जो है वो कहाँ से कहाँ जाए, यानी यहाँ से यहाँ ही जाए, इस तरफ ही जा सके, यहाँ से यहाँ वापस नहीं जा सकेगा। तो गैस्ट्रोओइसोफेजियल, गैस्ट्रो मतलब हुआ स्टोमक, ओइसोफेजियल मतलब हुआ ओइसोफेगस, यानी ओइसोफेगस से स्टोमक में एंट्री को रोकता है, फूड के कंट्रोल करता है कि फूड जो है वो ओइसोफेगस से स्टोमक में तो चला जाए लेकिन स्टोमक से वापस ओइसोफेगस में नहीं आ सके। तो इसी के लिए होता है क्या? ये गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके स्टूडेंट्स, now we will proceed. The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process, यानी कि कुछ मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस जो है वो होती है फूड के डाइजेशन में। और बक्कल कैविटी में जब फूड का मैस्टिकेशन होता है, टीथ से च्विंग होता है और उसमें सलाइवा थ्रू टंग मिक्स होता है फूड में, तो ये एक तरीके से मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में जो सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो टाइलिन एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को है वो माल्ट शुगर में बदल देता है। तो इसीलिए माल्टोज जिसे कि कहते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस भी बक्कल कैविटी में चलती है जो कि सलाइवा की वजह से चलती है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है और फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, यानी कि भोजन को कैसे आराम से निगल लिया जाएगा, इसके लिए भोजन का जो है वो तैयार होता है। ठीक है, सलाइवा क्या है? सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने बताया आपको ह्यूमन में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फर्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम बना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप उसमें देख सकते हैं। इनका नाम लिखा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। Okay students, the saliva secreted by salivary glands into the oral cavity contains electrolytes. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इस सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। अभी बताया मैंने आपको कि ये क्या करता है, अगर फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो इसको डाइजेस्ट करके माल्ट शुगर में बदल देता है। और साथ ही साथ एक और एंजाइम लाइसोजाइम रहता है, जो अगर फूड माउथ में है और वो सड़े ना, तो माइक्रोब्स अगर आ गए हैं तो उनको एक लेवल तक किल कर सकता है। तो इसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम काम करता है। ओके, फिर इसके बाद ये सलाइवा का हमें पीएच पता होना चाहिए। सलाइवा का पीएच की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच जो होता है सलाइवा का 6.8 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच। ठीक है, और केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। मैंने बताया आपको कि जो salivary amylase होता है ये सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, वो हाइड्रोलिटिक एक्शन से ब्रेक करता है फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर, यानी कि जो फूड में हमने जो भी फूड इंटेक किया है उसमें जितना भी स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका 30% यहीं डाइजेस्ट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस होती है। और इससे जो एक डाइसैकेराइड बनता है जिसको माल्टोज कहते हैं, या माल्ट शुगर। माल्ट मतलब हो गया अनाज, अनाज में जो शुगर पाई जाती है उसको हम कहते हैं माल्ट शुगर। तो माल्टोज नाम है उसका। तो वो शुगर जो होती है वो वहीं पर डाइजेस्ट होकर के फूड जो है स्टार्च के रूप में जो आया था वो माल्टोज के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो सलाइवा है इसका पीएच 6.8
8 होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है इन सलाइवा, एक्ट्स एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा। देखिए, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। ठीक है, तो फिर इसके आगे म्यूकस भी जो है सलाइवा में, जो सलाइवा रहता है सलाइवरी ग्लैंड से, वो उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मैस्टिकेटेड फूड। यानी जो भोजन जो है वो चबाने के बाद वो क्या हो, चिपचिपा और लिसलिसा रहे और एक दूसरे से चिपका हुआ रहे। तो ये इस तरीके से बनाने में जो है वो म्यूकस जो है फूड में, सलाइवा में जो रिलीज़ होता है वो हेल्प करता है। अब इस तरह से जो भोजन होता है जो फूड के रूप में लिया गया होता है, अब इसे कहते हैं बोलस। अब ये बोलस के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब ये बोलस क्या होगा, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाएगा गले से होते हुए, और फिर ओइसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें जाएगा बाय स्वैलोइंग और डीग्लूटिशन, यानी निगल लिया जाएगा भोजन को। अब फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कल भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। तो देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन होती है कि अब जो फूड आ गया है तो ये फूड क्या है वो वापस नहीं जाना चाहिए एक बार ऑइसोफेगस में आ गया। तो जो ऑइसोफेगस है ये लंबी नली होती है, इसका कुछ हिस्सा तो जो है वो वॉलंटरी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका जो है वो इनवॉलेंट्री नेचर होता है। यानी कि एक बार फूड इस पार्ट में आ गया तो वापस नहीं लाया जा सकता, कुछ भी अगर यहाँ चले जाए। और लेकिन शुरू का हिस्सा वॉलेंट्री नेचर का होता है। आपने देखा होगा बचपन में गेम करते बच्चे थोड़ा सा टॉफ़ी अंदर तक अटका ली फिर बाहर निकाल दी, तो वो जो टॉफ़ी अंदर कुछ हिस्से तक जा सकती है, एक्चुअली वो फूड पाइप का वॉलेंट्री हिस्सा होता है, जिसे हम वहाँ के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे एक लिमिट के बाद इनवॉलेंट्री हिस्सा है और वहाँ से कोई मूवमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ से स्टार्ट होके आगे तक लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक फूड जो है वो अब क्या होना चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। जैसे कि फूड अब यहाँ पर ऑइसोफेगस में आया तो इसके बाद स्टोमक पे जाना चाहिए, स्टोमक से डुडेनम में जाएगा, डुडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम में, इलियम में जाएगा, इलियम से फिर सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से होते हुए वो आएगा कोलन में। तो कोलन में पहले असेंडिंग कोलर, हॉरिजॉन्टल कोलन और डिसेंडिंग कोलन से होते हुए रेक्टम में आएगा, फिर एनस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो मूवमेंट है ये एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उल्टा नहीं हो सकता। तो ये कैसे इंश्योर होगा कि ये जो मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन में होता रहे, तो इसके लिए जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो मस्कुलर वॉल होती है उनमें एक रिदमिक मूवमेंट होती रहती है, सक्सेसिव इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, और इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड जो है वो आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल की एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताती हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स,